हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुंग काल और कुषाण काल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, जो सुंग काल है उसकी स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति थे। तो पुष्यमित्र जो है वो अंतिम मौर्य सम्राट थे, बृहदत्त उनके ये सेनापति थे। तो इसकी सुंग काल की स्थापना पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। इसका जो टाइमिंग है 187 ईसा पूर्व। अच्छा, कहीं पर ये 187 और कहीं पर ये 185 भी मिलता है। तो एग्ज़ाम में जो भी आपको नियर बाय लगे, दोनों में से जो भी हो आप उसे राइट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, इन्हें जो है वो उज्जैन प्रदेश के निवासी माना जाता है कि जो सुंग काल के थे वो उज्जैन के निवासी थे। इसके अगर हम शासक की बात करें तो सबसे पहले पुष्यमित्र ने स्थापना की थी। उसके बाद अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आदर्क और पुलिंदक, घोषवसु, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति जो है वो इसके शासक हुए। देवभूति अंतिम शासक थे। अंतिम शासक थे देवभूति सुंग। स्थापना और अंतिम शासक ये पूछा जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो जो सुंग वंश है वो ब्राह्मण राजवंश था, ठीक है। लेकिन इनके ब्राह्मण राजवंश होने के बावजूद भी इनके राज्य में जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। जैसे कि भरूच स्तूप का निर्माण हुआ जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। सांची स्तूप की वेदिकाएं भी सुंग काल में बनाई गई थी। तो वैसे तो ब्राह्मण साम्राज्य था, राजवंश था, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म का जो कार्य है जिससे संबंधित वो भी इस काल में हुए थे। रामनाथ मिश्र का कथन है कि मौर्य युग के बाद कला का क्लासिकल युग प्रारंभ होता है। सुंग शासकों ने पाटलिपुत्र से विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो पहले जो पाटलिपुत्र है वो राजधानी था, लेकिन फिर जब सुंग शासक आए तो उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो विदिशा में स्थानांतरित कर ली थी। सुंग वंश वैदिक धर्म को मानने वाले थे। पुष्यमित्र ने अपने राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य में विदिशा, साकेत, पाटलिपुत्र जैसे बड़े प्रदेशों को इन्होंने जो है वो शामिल किया था। और देवभूति की अगर हम बात करें, जो इनका अंतिम शासक थे वो बहुत ही विलासी शासक उन्हें माना जाता है कि बहुत विलासी शासक थे वे। और इनके जो सचिव थे वासुदेव कानू, ठीक है, उन्होंने जो है मगध की गद्दी से हटा दिया था। उसके बाद देखिए, इन्होंने जितने भी आसपास बड़े प्रदेश थे उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया था। पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख अयोध्या से प्राप्त एक लेख में मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और देखिए, जैसे कि हमने मौर्य काल में पढ़ा था कि उसकी जो सबसे छोटी इकाई थी, जैसे 7 भागों में वहाँ पर बांटा गया था प्रदेश को, तो वैसे ही ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई थी। उसी तरह सुंग काल में ही भी ग्राम सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। पुष्यमित्र के शासनकाल में कलिंग का राजा खारवेल था। कलिंग के हाथी गुफा स्थान पर राजा खारवेल का एक ब्राह्मी लिपि लेख प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बहुत मेन पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिर्फ वही इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप इन्हें शॉर्ट नोट्स के टाइप पे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। पुष्यमित्र के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शासक बना था। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया है। सबसे पहले तो जो महाकवि कालिदास, उनका नाटक पूछ लिया जाएगा कि मालविकाग्नि किसका। ये कई बार बुक्स, नाटक, ये ग्रंथ वगैरह आते हैं एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुष्यमित्र के पुत्र थे अग्निमित्र, और मालविकाग्निमित्र में जो है अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ये था सुंग काल के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कुषाण काल के बारे में। तो देखिए, जो कुषाण काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, कुषाण जो शब्द है, ऐसा कहा जाता है कि जो कुषाण शब्द है वो चीनी शब्द गुइशांग से लिया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के आसपास हुई थी।
और ऐसा माना जाता है कि जो चीन की यूची जाति थी उसे 5 भागों में, 5 शाखाओं में या 5 भागों में वो विभाजित थी। उसके बाद बात करते हैं कुषाण काल के बारे में। कुषाण काल के बारे में तो कुषाण शब्द जो है वो चीनी शब्द गुइशांग से लिया गया है और इसकी स्थापना 15वीं ईस्वी में हुई थी। देखिए ऐसा कहा जाता है कि 100वीं ईस्वी के आसपास जो है चीन की यूची जाति थी, चीन की एक जाति थी यूची, वो 5 भागों में विभाजित थी। तो उनकी जो 5 शाखाएं थी या 5 भाग थे उन्हीं में से एक कुषाण वंश है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि मंगोलिया का जो कोवी प्रदेश है वो कुषाणों का मूल निवास माना जाता है। तो 15वीं ईस्वी के आसपास जो है कुषाण वंश के जो प्रथम शासक थे कुजुल कड़फिसेस, उनके द्वारा जो बैक्ट्रिया के प्रदेश थे जैसे कि काबुल, कंधार, पेशावर, सिंध और इन पर उनके द्वारा अधिकार कर लिया गया और कुषाण वंश की स्थापना की गई। अब कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे और इनके द्वारा जो तांबे के सिक्के जारी किए गए थे उनमें इन्होंने एक तरफ स्वयं की आकृति जो है वो खुदवाई थी और दूसरी तरफ इन्होंने यूनानी जो राजा थे हर्मियस उनकी आकृति खुदवाई थी। और उसके बाद इनके जो बेटे थे विम कड़फिसेस, उन्हें कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपका यही पूछा जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो आप विम कड़फिसेस लिखेंगे। तो विम कड़फिसेस ने भी जो है सोने और तांबे दोनों के सिक्के जारी किए थे। उनमें उन्होंने यूनानी और खरोष्टी लिपि में वो सिक्के जो है वो जारी किए थे और इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें शिव, बैल, त्रिशूल इनकी आकृति भी थी। तो आप इन चीज़ों से ही हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि जो कुषाण थे उन्हें भारतीय संस्कृति को अपनाना, उन्होंने मतलब भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया था। अगर हम कुषाण वंश के जो वंश है उसके जो और शासक हुए उनकी बात करें तो उनमें सबसे जो प्रतापी राजा थे, सबसे ज़्यादा जिनका नाम लिया जाता है तो वो थे कनिष्क। कनिष्क सबसे प्रतापी शासक थे कुषाण वंश के। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क ने शुरू किया था। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क ने शुरू किया था। और इसके साथ ही अगर कनिष्क की राजधानी पूछ ली जाए तो कनिष्क के शासनकाल में 2 राजधानी थी। पहली जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, ठीक है। और इनकी जो सेकंड राजधानी थी वो थी मथुरा। तो ये 2 राजधानी कनिष्क के काल में थी। और कनिष्क का जो साम्राज्य है वो अशोक के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य था। रजत तरंगिनी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर पर अधिकार कर वहां पर कनिष्कपुर नामक सुंदर नगर बसाया था और अनेक बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण उन्होंने करवाया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट चारों बौद्ध संगति आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो चौथी बौद्ध संगति थी उनका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जिसकी अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 3-4 बातें हैं जो कनिष्क के शासनकाल में याद रखने योग्य हैं। सबसे पहले तो इन्होंने शक संवत की शुरुआत की, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग शुरू किया। इसके साथ ही कनिष्क ने कश्मीर पर यहाँ पर एक कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के काल में किया गया था। कनिष्क की राज्य की भाषा की अगर हम बात करें तो संस्कृत थी और कनिष्क के शासनकाल में राज्य चिकित्सक थे चरक, जिनके द्वारा चरक संहिता की स्थापना की गई थी। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये चरक जो है किसके शासनकाल में थे, एक क्वेश्चन ये बनता है। और उनके चरक के द्वारा किसकी रचना की गई थी, चरक संहिता की।
कुषाण शासकों के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों के काल में जारी किए गए थे। कुषाण शासकों ने महाराजाधिराज, ये महाराजाधिराज है, महाराजाधिराज देवपुत्र केसर की उपाधियां धारण की थी। उसके बाद जो वासुदेव है, वासुदेव द्वितीय, वासुदेव सेकंड जो थे वो कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। कुषाण वंश की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो है विविध रूपों में मानव का सफल चित्रण। सबसे पहले जो है वो बुद्ध का या बहुत से यक्ष यक्षिणी हो गए, तो इस टाइप से मानव रूप में जिनका चित्रण किया गया था वो कुषाण काल में किया गया था। व्यक्ति विशेष की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर किया गया था। कुषाण काल पर गांधार कला का प्रभाव था। यक्ष यक्षिणी नाग आदि की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई थी। कुषाण काल की जो मूर्तियाँ हैं वो शुंग काल के समान चपटी ना होकर गहराई के साथ उकेरी गई थी। और सबसे खास बात है कि कुषाण काल की मूर्तियों को दोनों तरफ से गढ़ा जाता था। यहाँ पर कुषाण काल में जैन तीर्थंकर, बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाई गई। वेदिका स्तंभ, द्वार स्तंभ, तोरण आदि ये सब भी यहाँ पर कुषाण काल में बनाए गए थे। तो ये हमारा कुषाण काल यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम यूनिट सेकंड का ही लास्ट जो टॉपिक है गुप्त काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।